हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप सबका फिर से इस करंट अफेयर्स के सेशन में। मैं राहुल सर आज आप सबके बीच 21 अगस्त का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराया हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 21 अगस्त का इतिहास। तो 21 अगस्त 2008 को मून मिशन पर भारत ने नासा से हाथ मिलाया था। फिर 21 अगस्त 2005 को बांग्लादेश और भारत की सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच संघर्ष विराम का समझौता संपन्न हुआ था। फिर अगला है कि 21 अगस्त 1988 को भारत नेपाल सीमा पर आए तीव्र भूकंप से 1000 लोगों की मौत हुई थी। 21 अगस्त 2006 को भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन हुआ था। 21 अगस्त 1986 को 100 और 200 मीटर के दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले एथलीट यूसेन बोल्ट का जन्म हुआ था। यानी यूसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को हुआ था। फिर अगला है कि 21 अगस्त 1938 को इटली के हाई स्कूल में यहूदी शिक्षकों पर प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए, तो ये रहा आज का इतिहास। अब हम लोग देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो 20 अगस्त 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम घोषित किए गए हैं। तो इसका जो मुख्य बिंदु है, लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश का इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। इसके बाद गुजरात के सूरत और महाराष्ट्र के नवी मुंबई का स्थान रहा। यानी कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा स्वच्छता वाला शहर जो है इंदौर है। अगला है कि सर्वेक्षण में वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का खिताब मिला है। यानी यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ष 2020 में सर्वेक्षण में गंगा टाउन का खिताब किस शहर को मिला है। तो इसका आंसर होगा वाराणसी को। मैसूर ने भारत में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता। यह सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। अब अगर हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो स्वच्छ सर्वेक्षण पहली बार 2016 में किया गया था। इसमें 73 प्रमुख शहरों का मूल्यांकन किया गया था। दूसरा सर्वेक्षण 2017 में आयोजित किया गया था, जिसमें 434 शहर शामिल थे। तीसरा सर्वेक्षण जो 2018 में आयोजित किया गया था, इसमें 4203 शहर शामिल थे। और चौथा सर्वेक्षण 2019 में आयोजित किया गया था। 2019 का सर्वेक्षण डिजिटल रूप से आयोजित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 इस वर्ष पहली बार भारत सरकार ने सर्वेक्षण के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण लिंक की एकीकृत किया था। इस लिंक ने पूरे वर्ष स्वच्छता मूल्यांकन किया। अब अगला है राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट 2020। 18 अगस्त 2020 को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर रोगियों की संख्या 2025 तक बढ़कर 15.7 लाख हो जाएगी। अगर इसका मुख्य बिंदु देखा जाए
तो रिपोर्ट यह भी कहती है कि 2020 के अंत तक देश में 13.9 लाख कैंसर रोगी होंगे। 2012 और 2016 के बीच 58 अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों और 28 जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुख्य अंश 2020 में तंबाकू से संबंधित कैंसर भारत के कुल कैंसर बोझ का 27.1% है। इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का 19.7% और गर्भाशय ग्रीब के कैंसर का 5.4% शामिल है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश स्थानीय लोगों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की शुरुआत करेगी। एक ऐतिहासिक फैसला में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों के लिए सभी राज्य सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने के अपने इरादे को घोषणा की है। यदि ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश आदिवासी जनसंख्या के लिए सभी सरकारी नौकरियों के लिए सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है 1 मिलियन पाउंड, ऑप्शन बी है 3 मिलियन पाउंड, ऑप्शन सी है 5 मिलियन पाउंड और ऑप्शन डी है 7 मिलियन पाउंड। तो देखिए इसका सही जवाब होगा 3 मिलियन पाउंड। चैलेंज फंड शुरू किया गया है। इस नए लॉन्च किया गया फंड का उद्देश्य अनुसंधान और विकास को कोविड-19 महामारी द्वारा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए चुनौतियों का सामना करने के प्रस्तावों का समर्थन करना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है कि व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक के 13वें सत्र की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अशोक गहलोत, ऑप्शन सी है रामनाथ कोविंद और ऑप्शन डी है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो देखिए व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक के 13वें सत्र की अध्यक्षता भारत की तरफ से डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शेख मंत्री अब्दुल बिन जायद अल नहयान ने की। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि किसके द्वारा भारत का पहला बुलियन बुलडेक्स लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए में है BSE, ऑप्शन बी है MCX, ऑप्शन सी है निफ्टी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX 24 अगस्त 2020 को भारत का पहला बुलियन बुलडेक्स लॉन्च करेगा। सोने और चांदी अंडरलाइन के साथ बुलडेक्स का बाजार आकार 50 का होगा और जो नकदी निगमित वायदा अनुबंध होगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में स्थित एक स्वतंत्र कमोडिटी एक्सचेंज है। चौथा क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? ऑप्शन ए में है 20 अगस्त, ऑप्शन बी में है 29 अगस्त, ऑप्शन ए में है 20 अगस्त 2020, ऑप्शन बी में है 29 अगस्त 2020, ऑप्शन सी में है 2 सितंबर 2020 और ऑप्शन डी है 8 सितंबर 2020। तो इसका सही जवाब होगा 8 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 8 सितंबर 2020 का पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। चलिए 5वां क्वेश्चन है कि किसने एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष बनने के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए है केवी कामथ, ऑप्शन बी है मदन भंडारी, ऑप्शन सी है सुनील अरोड़ा, ऑप्शन डी है अशोक लवासा। तो निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लवासा अगले महीने फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस है। तो इसका आंसर होगा अशोक लवासा। 6वां क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए है मडुआडीह रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी अमौसी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी है बलरामपुर रेलवे स्टेशन और ऑप्शन डी है तारी घाट रेलवे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मरुआडीह रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश में अब एक और रेलवे स्टेशन के नाम को बदल दिया गया है। मरुआडीह रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होमगार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है संजय सिन्हा, ऑप्शन बी है कमरान अख्तर, ऑप्शन सी है मिथिलेश शाह और ऑप्शन डी है जावेद अख्तर। तो उत्तर प्रदेश कैडर के जावेद अख्तर को महानिदेशक अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस और होमगार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद पर वह 31 जुलाई 2021 तक रहेंगे। जो इनकी सेवा निवृत्ति की तारीख है। वर्तमान में वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस व्यक्ति को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राजीव कुमार को, ऑप्शन बी है भुवन नेगी को, ऑप्शन सी है BSK कौमुदी को और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा BSK कौमुदी को। और ये जो है BSK ये 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि हाल ही में किस व्यक्ति को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन ए सत्यपाल मलिक, ऑप्शन बी BSK कौमुदी, ऑप्शन सी फागू चौहान और ऑप्शन डी है भगत सिंह कोश्यारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सत्यपाल मलिक। हाल ही में सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति ने पिछले साल 25 अक्टूबर को मलिक की नियुक्ति गोवा राज्यपाल के पद पर किया था। 10वां क्वेश्चन, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर होगा रविशंकर प्रसाद। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशन का शुभारंभ किया है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकास करने के लिए इन माइक्रो प्रोसेसरों के उपयोग के लिए इनोवेटर स्टार्टअप और छात्रों के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।